जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज जैसा कि आप सभी को मैं झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोज लेके आया हूँ, जो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया जो दोस्तों जैसा कि आप सभी को रोज़ मैं बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहती वही आप लोग के लिए लेके आते हैं, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम तक बने रहिए, आप लोग इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, 100% मिलेगा, है ना। देखिए, कोई भी चीज़ को कंटिन्यू कीजिएगा तभी उसमें आपको सफलता मिलेगी, चाहे किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखें। ठीक है, बहुत सारी अभ्यर्थी का पढ़ेंगे उसके बाद भाग जाएंगे तो वैसे में नहीं चलेगा। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम तक बनना ही होगा, नौकरी लेना है तो आप लोग एग्ज़ाम तक बनना ही है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं फिर तैयारी करके, है ना। क्योंकि बहुत सारे अभी कंपटीशन है, बहुत सारे लोग अभी बढ़ के तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, जितना हम बताएंगे उतना सिर्फ फॉलो कीजिए तो आप लोग 100% सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति से भिन्न थी, क्यों? बताइए। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति से अलग थी, ऐसा क्यों? तो देखिए, इनके पास नगर योजना की ग्रिड यानी कि जाल पद्धति थी, बिल्कुल सही बात है। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। इनकी जल निकास प्रणाली विशेष प्रकार की थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसीलिए ये सब अलग था, इसीलिए हम लोग को डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, आप लोग को लग रहा होगा ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसी तरह आप लोग का एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा थोड़ा लो पूछेगा, वैसा नहीं पूछेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है, हम लोग को हाई लेवल की तैयारी करके जाना है, क्योंकि ईजी देगा तो हम लोग उसको आसानी से बना लेंगे और ईजी ही हम लोग पढ़ लेंगे है ना। और एग्जाम में हार्ड दे दिया तो कैसे कीजिएगा, उसको आप लोग सोल्व नहीं कर पाइएगा। वही हार्ड किए रहेंगे तो हम लोग को आसान क्या बोलते आसान वाला तुरंत बन जाएगा। इसीलिए हम लोग को कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसको थोड़ा टफ ही या पढ़िए। ठीक है, तो देखिए क्या है, निम्नलिखित योगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दर्शन दिया हो, एक तरफ प्रेरणा। ठीक है, इसमें आप लोग को मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान कीजिए। तो इसमें सिर्फ एक सही है ना, जो कि सांख्य कपिल क्या क्या बोलते हैं, कपिल के द्वारा है लिखा हुआ, जो कि आप लोग का न्याय हो गया, पतंजलि योग, ये सब बिल्कुल रॉन्ग है। इसीलिए हम लोग ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए न्याय दर्शन के प्रणेता आप लोग महर्षि गौतम है ना। न्याय दर्शन के प्रणेता आप लोग का गौतम है। ठीक है, महर्षि गौतम माने जाते हैं, जबकि योग दर्शन के प्रणेता कौन? योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, यानी कि आप लोग का क्या हो जाएगा, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी कि एल्बन और वैदिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। देखिए, आप लोग का मुगल काल से एक प्रश्न आप लोग 100% आप लोग नोट डाउन करके लिख लीजिए, आप लोग यहाँ से आएगा ही। ठीक है, और इसमें भी आप लोग पढ़ना जो कि चर्चा में मतलब अधिक, जैसे हुमायूं, बाबर, शाहजहां, जहांगीर, बस मतलब 2-4 को ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल जहांगीर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, जहांगीर। राइट, देखिए मुगल काली चित्रकला के अंतर्गत जहांगीर के काल में सचित्र पांडुलिपियों के स्थान पर वैदिक रूप चित्रों को चित्रधार यानी कि एल्बम शैली पर ज़्यादा जोर दिया गया था। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। राइट, नेक्स्ट है, दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? जनरल बख्त खां, मौलवी अहमद उल्लाह, मन्नी राम दीवान, तात्या तोपी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जनरल बख्त खान। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? देखिए, आत्म सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किसने किया था? तो बताइए, केशव चंद्र सेन जी ने, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, राजा राम मोहन राय ने, विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने। तो किसने किया था दोस्तों ये? तो हम लोग का इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, देखिए, एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? ए ओम ह्यूम ने, आर्थर ग्रिफिथ ने, एनी बेसेंट ने, लॉर्ड डफरिन ने। तो दोस्तों, ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेतृत्व आप लोग का एनी बेसेंट ने किया था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और ये जो कि आप लोग का थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसका आप लोग का 1875 में, देखिए इस तिथि को, डेट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 1875 में न्यूयॉर्क में, कहाँ? न्यूयॉर्क में एक जगह है, मैडम हेलेना पेट्रोवाना वालास्की, है ना, तथा कर्नल स्टोकी ने की थी। भारत में इसका नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था, है ना। नेक्स्ट, संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? देखिए, संविधान से आप लोग का यानी कि पॉलिटिक्स आप लोग को 2 से 4 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो बताइए, संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, फ्रांस से, सोवियत संघ से, कनाडा से। तो संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सिद्धांत का ये आप लोग का लिया गया था फ्रांस से। ठीक है, कहाँ से दोस्तों? फ्रांस से। नेक्स्ट, स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? यानी कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, यानी कि पंचायती राज का चुनाव होता है, उसको संपन्न कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग, या फिर स्थानीय निर्वाचन अधिकारी, या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो दोस्तों, ये आप लोगों को बेसिकली पंचायती राज व्यवस्था को, यानी कि स्थानीय निकायों के चुनाव को राज्य सरकार कंडक्ट करवाती है। ठीक है, और ये देखिए, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के तहत स्थानीय इकाइयों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, अवशिष्ट विषय पर आप लोग का कानून बनाने का अधिकार ये आप लोग का केंद्र को ही रहता है, सेंट्रल को ही रहता है। ठीक है, और ये आप लोग का भारतीय संविधान के आर्टिकल 248 में, देखिए आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान है। इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसका है? केंद्र की सरकार के ही पास है। ठीक है, अवशिष्ट मतलब क्या? मतलब जिसमें ना तो राज्य रहेगा ना केंद्र रहेगा, तो वो कानून सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकता है। ठीक है, ये क्लियर रही है। और ये किस संविधान में इसका उल्लेख किया गया? तो आर्टिकल 248 में। ठीक है, और भारतीय संविधान संशोधन होता है 368 आर्टिकल के तहत। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, देखिए, कोट भाषा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियां थी? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत में क्या क्या समस्या था, चुनौती था, है ना, उसको आप लोगों को बताना है। तो उस समय आप लोगों को भारत में, देखिए, एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने का, है ना, भारत को एकता में एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा चुनौती था, है ना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम उस समय देश अलग हो गया था। तो कैसे देश को एकत्रित किया जाए, है ना, और लोकतंत्र को कायम रखना, है ना, और लोकतंत्र को बचाए रखना, समावेशी विकास करना, यानी कि सभी का विकास करना। ठीक है, ये हम लोग प्रमुख 3 चुनौतियाँ था, है ना, इसीलिए हम लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में
व्यवस्थित कीजिए, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से उसको आप लोगों को बताना है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये आप लोग का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि राजस्थान सबसे बड़ा, सेकेंड में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, देन उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल, है ना। और जनसंख्या में पूछ देगा तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं की मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर हो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार, ठीक है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में आप लोग का मालवा का पठार है, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मालवा के पठार का विस्तार आप लोग पश्चिम में अरावली से पूर्व, है ना, पूर्व में बेतवा नदी तक तथा उत्तर में यमुना नदी के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप लोग इसको सब भी कर लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न बन सकता है, ठीक है, और बनता ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, ठीक है। देखिए ऐसे ऑप्शन दिया हुआ 4, उसमें से आप लोग ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जिसका नदी है उसका स्रोत बिंदु एक ही है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र सिंधु, सिंधु और गंगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी, ठीक है, जो कि सी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना कितना मतलब रहता है? अक्षांश के पास 23 डिग्री, अक्षांश के पास 50 डिग्री, अक्षांश के पास, या फिर 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो दोस्तों ये आप लोग का 23 डिग्री अक्षांश के पास रहता है, यानी कि हम लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है? दिनारिक, मेडिटेरियन, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। तो दोस्तों हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है? तो हम लोग इस प्रश्न की आंसर क्या हो जाएगा बताइए? मंगोलाइड, ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे कूट भाषा दी है, इसको आप लोग को बताना है। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए। सूची 1 देश है और सूची 2 राजधानी है, ठीक है। कौन कौन सा यहाँ पे कौन कौन सा सही है उसको आप लोग को बताना है मिलान करके, ठीक है। तो आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, देखिए जमैका एक देश, इसका राजधानी आप लोगों का कहाँ है? किंगस्टन है। गनाडा की राजधानी जैसे कि आप सभी को पता होगा ओटावा है। क्यूबा की राजधानी जैसे कि आप सभी को पता होगा, नहीं भी होगा तो आप लोग जान लीजिए हवाना है। नॉर्वे की राजधानी की बात करते थे ओस्लो, यानी कि इस हिसाब से हम लोग का ए नंबर जो ऑप्शन है ये हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो उसको किस और नाम से जाना जाता है? सार्वजनिक, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था? तो हम लोग का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाजार अर्थव्यवस्था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू कब से हुआ था? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, या फिर भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता के साथ, या फिर कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ भारत में उदारीकरण का शुरुआत हुआ था, है ना। भारत में उदारीकरण की शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग 1984 ईस्वी से हुआ था। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में, है ना। और 1985 ईस्वी में औद्योगिक नीति शुरू हो गया था। इस नीति में आर्थिक सुधारों की 3 प्रक्रियाओं को उल्लेख किया गया था, जिसमें आप लोग का फर्स्ट में उदारीकरण हो गया, सेकेंड में हो गया आप लोग का निजीकरण, और एंड थर्ड की बात करते हैं तो वो वैश्वीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं।
प्रत्यय निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ किस वर्ग को प्राप्त है? बोलिए। प्रत्यय निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्राय किस वर्ग को प्राप्त है? गैर निर्धन वर्ग को, निर्धन वर्ग को, महिला वर्ग को, अन्य पिछड़ा वर्ग को। तो दोस्तों ये आप लोग को गैर निर्धन लोग को, यानी कि जो निर्धन नहीं है वैसे लोगों को ये प्राप्त है। ठीक है, इसीलिए हम लोग का ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? बताइए, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से, कुश्ती से, टेनिस से या फिर नौकायन से? तो दोस्तों ये आप लोग का सौरभ चौधरी जी का संबंध जो कि निशानेबाजी से, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फ्रांस का समाचार पत्र एजेंसी का नाम तास है, या फिर रूस का समाचार एजेंसी का नाम तास है, या फिर ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी का नाम नावोस्ती है, या फिर जापान का राष्ट्र पक्षी आईबीस है। इसमें से आप लोगों को चूज करना कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग पूछा, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, रॉन्ग पूछा है। ठीक है, आप लोग पता चलेगा फर्स्ट में देखें ये सही है, हाँ टिक लगा दो, ऐसे नहीं करना, आप लोग क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग को आगे की प्रक्रिया शुरू करना है। तो देखिए आप लोग का फ्रांस का समाचार एजेंसी का नाम तास है, बिल्कुल सही आंसर सही नहीं है, मतलब ये बात सही है। रूस का समाचार जो कि एजेंसी का नाम तास है, जापान का राष्ट्र पक्षी जो कि आईवीस है। देन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के समाचार पत्र जो कि एजेंसी का नाम नावोस्ती है, जो कि ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के समाचार एजेंसी की बात करते हैं तो ये है AAP। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए। तो देखिए आप लोग का एक तरफ संगठन दिया हुआ, एक तरफ स्थापना दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को चूज करना है को किस संगठन का कब स्थापना हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है, तो देखिए विश्व व्यापार संगठन जो कि इसका स्थापना 1995 में ईस्वी में हुआ था। विश्व पर्यटन संगठन जो कि 1925 में बिल्कुल सही आंसर है, स्थापना हुआ था। देन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दिवस की, तो स्थापना की तो 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात करते हैं तो 1865 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब बताइए फिर से आप लोग इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा? तो ए नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995, विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 एंड अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 1865। ठीक है, तो आप लोग सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, गोपाल दास का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? बीना से, सारंगी से, पखवाज से, सरोद से? तो दोस्तों ये आप लोग का बिल्कुल हो जाएगा पखवाज। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो आप लोगों को 2-4 को करंट अफेयर भी रहेगा, तो देख लीजिए ये 2021 का करंट अफेयर है। ठीक है, देखिए कोई भी एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं ना आप लोग 2 साल कम से कम उसके एग्जाम से 2 साल पहले करंट अफेयर आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे प्रश्न बनता है। तो देखिए 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर में निधन हो गया। इनके संदर्भ कौन सा कथन सही है वो आप लोगों को चूज करके बताना है। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलिए। तो देखिए इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, बिल्कुल सही। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कन्नूर जिले में हुआ था, ये भी सही बात है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, भी बिल्कुल सही आंसर। इसलिए हम लोग इस हिसाब से हम लोग का सभी ऑप्शन सही थे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सभी कथन सत्य है। राइट, नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये आप लोगों को कहाँ किया गया था? तो ये आप लोगों को ग्लासगो में किया गया था, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत निम्नलिखित में किसे मेजर ध्यानचंद खेल
रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। इनमें से आप लोगों को चूज करके बताना है कि किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड नहीं मिला है। तो बताइए दोस्तों किसको नहीं मिला है। तो ये आप लोग भवानी है, देवी जी है, इनको नहीं मिला। बाद बाकी नीरज चोपड़ा एथलीट में मिला है, PR श्रीजेश हॉकी के लिए मिला है, प्रमोद भगत जो कि पैरा बैडमिंटन के लिए मिला है। यानी कि हम लोग का D नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब्दुल रजाक गुरनाह को वर्ष 2021 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है। तो दोस्तों उनका संबंध की बात करते हैं तो ये उनका संबंध तंजानिया से है। ठीक है, C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखाड़े का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, निशानेबाजी। ठीक है, C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2021 में विश्व पर्यटन मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था दोस्तों। ये आप लोगों को किया गया था कब। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जेनेवा में, है ना, जेनेवा में। नेक्स्ट है लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, किस देश या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया था। तो इसका आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोग को हेल्पफुल हो रहा होगा। दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी होंगे झारखंड महिला सुपरवाइजर का, आप लोग प्राथमिक शिक्षक का, आप लोग को जाकर जैसे CGL का, तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मत समझिए कि हम लोग सिर्फ झारखंड महिला सुपरवाइजर में ही पूछेंगे, नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि GK किसी एक एग्जाम के लिए पार्टिकुलर तो नहीं बना होता है, वो सभी के लिए बना होता है। सभी का सिलेबस भी सेम है, तो जाहिर सी बात है सभी को पूछा जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं।